हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। 3 अफ्रीकी देशों ने खुद को इकोवास से अलग होने का निर्णय ले लिया है। क्या आपको आइडिया हो सकता है कि आखिर ये तीनों पश्चिमी अफ्रीकी देश कौन से हैं? अक्सर हाँ ये चर्चा में रहते हैं, पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव कारणों से चर्चा में रहते हैं। इन तीनों का नाम है बर्किना फासो, माली और नाइजर। इन तीनों ने कहा है कि मुझे अब इकोवास में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हम इकोवास को छोड़ देना चाहते हैं। आखिर ये इकोवास है क्या और इन्होंने इस तरीके का निर्णय क्यों लिया है? इस क्षेत्र के चर्चा में रहने की वजहें क्या हैं? दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग इसी के बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर निश्चित तौर पर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकती है। यदि आप बेहतर तरीके से इस पार्टिकुलर खबर के बारे में जानना समझना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस खबर के आधार पर 2024 में पूछे गए एक सवाल के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा और उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सामने यहाँ पर पैनल पर मैंने इसी खबर को मेंशन किया हुआ है कि कई सारी गतिविधियों के बावजूद वहां पर स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। तख्ता पलट की स्थितियां लगातार देखी गई और अंततः जाकर के एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है इन 3 देशों के द्वारा। माली, नाइजर और बर्किना फासो ने कहा है कि अब हम इसमें नहीं रहेंगे, अब हम इसको टाटा बाय बाय कर देंगे। इसके बारे में आगे जानने से पहले मैं आपको मैप के अंतर्गत इन तीनों के ज्योग्राफिकल लोकेशन को एक बार दिखा दूं, ताकि एग्जामिनेशन में कभी इनको लेकर के सवाल पूछा जाए तो फिर आप स्पष्ट तौर पर उसके बारे में बता सकें। यहाँ पर दोस्तों जो माली है इसकी राजधानी यहाँ पर आप देखिएगा बमाको है। बर्किना फासो यहाँ पर है, माली और नाइजर के बीच में। नियामी जो है नाइजर की राजधानी है, बर्किना फासो की राजधानी उगादोगू है। इससे जो जुड़े हुए अन्य देश हैं इसको भी आप निश्चित तौर पर अभ्यास कीजिएगा, जैसे कि अल्जीरिया, मौरितानिया, सेनेगल, गुनिया, कोट दिवोर, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजर, इन सभी से जो है इनकी जो सीमाएं हैं साझा होती हैं। ठीक है जी। इस पार्टिकुलर रीजन को साहेल रीजन भी कहा जाता है और इस कंटेक्स्ट में भी इस क्षेत्र का एक अलग ही महत्व माना जाता है। ठीक है जी। आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे, समझेंगे, लेकिन एक जरूरी सूचना मैं आपको जल्दी से दे दूं कि 31 जनवरी यानी कि कल तक जो रिपब्लिक डे सेल था इसको एक्सटेंड किया गया है। और यदि आप 2026 या 2027 के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छे से करें, तो फिर दोस्तों आपका स्वागत है इस खास बैच में। 2026 और 2027 के लिए जो विशेष छूट है उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है दिलीप लाइव कोड, और इसके जरिए आप 2026 के लिए 26,999 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं 2027 के लिए यदि आप टारगेटेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर मात्र 32,999 रुपए में इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स के कई सारे फायदे हैं। लाइकवाइज 1000 प्लस आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं आपको मिल रही हैं, मेंटरशिप की सुविधाएं हैं, लगातार आपको टेस्ट की सुविधा प्रीलिम्स और मेंस के स्तर पर मिलती है। यदि आप परीक्षा में क्वालिफाई करते हैं, पीटी परीक्षा यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी वापस कर दी जाती है। महीने के अंत में एक टेस्ट का आयोजन किया जाता है, उसमें यदि आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको ₹11,000 की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। ये तमाम जो सुविधाएं हैं आपको इस बैच के माध्यम से मिल रही हैं और निश्चित तौर पर आप एक पैटर्न के जरिए, एक सीक्वेंस के जरिए आप दैनिक तौर पर इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जो निश्चित तौर पर आपको और बेहतर तरीके से आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ खास जानकारियां इस बैच को लेकर के हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा जो जानकारी है इकोवास के संदर्भ में और इस खबर के संदर्भ में उसकी ओर गौर करें। देखो, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इकोवास है इससे इन तीनों देशों ने कहा कि अब हम सदस्यता त्याग देंगे। क्यों कहा, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इकोवास के बारे में जान लें। देखो, इकोवास का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इनके नाम से ही इसके मकसद को आप समझ सकते हैं। इकोनॉमिक कम्युनिटी एक आर्थिक समुदाय है, कहां पर? तो पश्चिमी अफ्रीकी देशों का। ठीक है जी।
ये जो आर्थिक समुदाय है, इस पार्टिकुलर रीजन में जो भी देश हैं, इस देश की जनता के आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए, आर्थिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी बड़ी भूमिका अदा करता है। इसके द्वारा इस क्षेत्र के जो भी देश हैं उन सभी को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि मुक्त वीजा सुविधा दी जाती है। मुक्त वीजा सुविधा निश्चित तौर पर एक देश से दूसरे देश में कोई भी यदि जाता है, कोई भी यदि आता है तो फिर बिना किसी वीजा के वो आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा इसके माध्यम से जो 700 मिलियन से भी अधिक जो आर्थिक सहायता है, 700 मिलियन डॉलर से भी अधिक की जो आर्थिक सहायता है, ये आर्थिक सहायता इस इकोवास के माध्यम से इस पार्टिकुलर रीजन के लगभग 400 मिलियन लोगों को मिलती है। कितनी बड़ी बात है। तो इस लिहाज से इसका एक अहम रोल यहाँ पर देखा जाता है। और यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर आखिर कितने देश इसके अंतर्गत शामिल हैं, कब इसका गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1975 में इसका गठन हुआ था और अब 2025 के मई में इसके 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं भैया, है ना। इसी साल मई में इसका 50 वर्ष पूरा होने वाला है। दोस्तों, इसमें वर्तमान में अब जब इन तीनों देशों ने सदस्यता त्यागने की बात कर दी है तो अभी वर्तमान में अब इसमें टोटल 12 सदस्य देश रहेंगे। पहले 16 थे, 16 में से एक मॉरिटानिया ने पहले ही वर्ष 2000 में कहा कि हम भी इसको छोड़ देंगे। ठीक है जी। अब 12 देश रह जाएंगे क्योंकि इन तीनों ने भी टाटा बाय बाय कर दिया है। क्लैरिटी हो गई। अच्छा, अब हम लोग फिर से इस पॉइंट पर आ जाए कि सर सदस्यता आखिर क्यों त्यागी है, क्या इसके पीछे की वजह है। दो बड़ी वजह मानी जा रही है। पहली वजह यह मानी जा रही है कि इकोवास के द्वारा हमारे साथ में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। दोहरा रवैया कहने का मतलब कि हमारे यहाँ पर जो मिलिट्री जुंटा शासन कर रही है, लंबे समय से शासन कर रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए इकोवास के द्वारा यानी कि इस संगठन के द्वारा अक्सर हाँ कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, जिसकी हम आलोचना करते हैं। और ये हम नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर हमारे यहाँ की सत्ता, हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप हो, कोई रुकावट डाली जाए, और ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक पहली जो स्थिति है इसके संदर्भ में देखी जा रही है कि इकोवास के द्वारा दोहरा रवैया, ये इनका तर्क है ना। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा तर्क इनका है कि अब हम और बेहतर तरीके से और हम स्वतंत्र तरीके से आपस में सहयोग स्थापित करेंगे। स्वतंत्र सहयोग की आकांक्षा या आशा, ठीक है ना, ये स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। और मैं आपको एक पते की बात बताऊं, ये सभी देश फ्रेंच उपनिवेश रहे थे कुछ समय पहले। फ्रेंच उपनिवेश यानी कि फ्रांस से औपनिवेशिक शासन जब समाप्त हुआ इन सभी देशों का, तो फिर यहां पर अपने अपने लेवल पर शासन को बेहतर रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि इनको बेहतर रूप नहीं मिल सका और हमेशा यहाँ पर एक अस्थिरता की स्थिति देखी जाती रही और यहाँ की जनता हमेशा जो है त्रस्त रही, उनको हमेशा दिक्कतों का ही सामना करना पड़ता रहा है अलग अलग स्तरों पर। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही है इन देशों में अस्थिरता के कारण। ठीक है जी। और इसी के संदर्भ में इकोवास के द्वारा अक्सर हाँ ये कहा जाता रहा कि आप यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने में हमारा सहयोग करें, जिसकी हमेशा इन लोगों ने आलोचना की है, कहा कि नहीं, हम नहीं चाहेंगे इस तरीके की व्यवस्था, है ना। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से टसल इकोवास और इन देशों के बीच में पहले से ही चली आ रही थी, और अब इस टसल का नतीजा ये है कि इकोवास से इन लोगों ने अपने आप को हटाने की बात कह दी। ठीक है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा कि इन तीनों देशों ने इस पार्टिकुलर रेंज में, जो आपको मैंने यहां पर
मैप के माध्यम से दिखाया है, इसे साहेल रीजन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के सवाल भी पूछा गया है। ये जो साहेल रीजन है, ये सहारा और सवाना प्रदेश जो है, इसके बीच का ये पार्टिकुलर रीजन है। यहाँ पर मॉरिटानिया और सेनेगल से इसकी जो शुरुआत होती है, सूडान, इरिट्रिया तक इसकी जो स्थिति है, जो भी देश इसके अंतर्गत आ रहे हैं सभी को आप देख रहे हैं, ये सभी साहेल रीजन के अंतर्गत आते हैं। एक अर्ध शुष्क क्षेत्र के तौर पर इनको जाना जाता है। यहाँ पर आर्थिक संसाधन की उपलब्धता तो है, लेकिन अक्सर यहाँ पर जो सैन्य तख्तापलट की स्थितियां देखी जाती रही हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि नाइजर है, चाड है, सूडान है, माली है, ये सभी अक्सर जो है सैन्य तख्तापलट के कारण चर्चा के केंद्र में रहे हैं। आतंकी गतिविधियों के कारण यहाँ पर एक अस्थिरता की स्थिति भी लगातार पनपती रही है। हिंसा की स्थिति, भुखमरी की स्थिति, गरीबी की स्थिति यहाँ पर अक्सर देखी जाती रही है। इस कारण से यह क्षेत्र एक निगेटिव इम्पैक्ट को लिए हुए रहता है ना। तो इस रीजन में इन तीनों देशों ने, अब जानते हो क्या कहा, इन तीनों देशों ने कहा है कि अब हम AES बनाएंगे, है ना। तीनों देशों द्वारा AES यानी कि द अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स की बात ये कर रहे हैं। और यहां पर ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज देखा जा रहा है कि इन तीनों के द्वारा जब इस तरीके से व्यवस्था, एक गुटीय व्यवस्था की स्थिति जब पनपेगी, तो इकोवास से किस तरीके से भिन्नता आगे देखी जा सकती है। क्लियर है ना। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को यदि मैं बताऊं तो हिंसा, भुखमरी, खाद्य संकट, आतंकी गतिविधि, इन सभी के कारण समझिए कि संपूर्ण तौर पर अस्थिरता की स्थिति यहां पर देखी जाती रही। एक गौर करने वाली बात यह है कि जब हम इन तीनों ही देशों की राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो तीनों देश के द्वारा हाल के समय में रूस, चीन और तुर्की से नजदीकी की कोशिश की गई है। समझिए इस बात को, है ना। अब आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ और ही यहां पर एंगल दिख रहा है। जी हां, बिल्कुल। और इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो इकोवास है, इसने पश्चिमी देशों की तरफ अपना झुकाव ज्यादा किया है। इसने पश्चिमी देशों की तरफ झुकाव किया है, ठीक है ना। वही इनके द्वारा रूस से सैन्य सहायता, चीन से आर्थिक सहायता और तुर्की से भी ड्रोन और सैन्य सहायता बहुत बड़े पैमाने पर ली है। समझ में आ रही है बात ना, कि एंगल क्या कुछ कर रहा है। इस पार्टिकुलर रीजन में रूस, चीन, तुर्की की भूमिका, उनका रोल बढ़ रहा है। और यहाँ पश्चिमी देशों के समर्थन में जो इकोवास लगातार काम कर रहा है, उसकी ये आलोचना कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक जो पूरे वैश्विक माहौल में आप सभी देखते हैं कि चीन, रूस वगैरह एक तरफ रहते हैं, जो पश्चिमी देश हैं वो एक तरफ रहते हैं। और जहाँ जहाँ भी तनाव की स्थिति रहती है, चाहे वो यूक्रेन हो या इजराइल हो या विश्व का कोई भी कोना हो, इन दोनों के बीच में जो एक टसल है वो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। और वही स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। अब ये आगे जो भी घटनाएं होंगी उसके आधार पर समझने की स्थिति बन सकती है कि इन तीनों देशों के द्वारा लिया गया यह निर्णय क्या इन देशों में रहने वाली जनता के अनुकूल होगा, क्या यहाँ की जनता को शांति नसीब होगी, और क्या इस पार्टिकुलर रीजन में आर्थिक बदहाली की जो स्थिति है उसमें कोई सुधार होगा या नहीं होगा। ये तो आगे ही देखने को मिल सकता है।
ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दोस्तों हम लोगों ने देखी हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल साझा कर रहा हूँ। IAS प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। पहला कथन था साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। वही कथन 2 है हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा और तख्ता पलट हुआ है। अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया IAS प्री 2024 का ये सवाल है। कितना ये सवाल है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में जो आपको मैंने जानकारियां दी वो कैसी लगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2026 या 2027 को मद्देनजर रखते हुए GS को अच्छे से पूरा आप कवर करना चाहते हैं, तो फिर आपका स्वागत है इस खास बैच में। एक्सटेंडेड सेल का भी मौका है, 31 जनवरी तक ये सेल चल रहा है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। 2026 के लिए 26,999 रुपये, 2027 के रिगार्डिंग यदि आप तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर 32,999 रुपये में आप मेरे इस कोड का इस्तेमाल करते हुए एडमिशन ले सकते हैं और इसके जरिए अपने GS की संपूर्ण तैयारी, यानी कि GS के पेपर 1 से लेकर के पेपर 4 तक की संपूर्ण तैयारी आप बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में किसी और खबर के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।